गुड आफ्टरनून सर। नारदन बेटा, बस अभी शुरू कर रहे हैं उसे। आप सभी प्रबुद्ध साथियों को और जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हार्दिक नमस्कार। हम आज का कार्यक्रम शुरू करने हैं। आज के कार्यक्रम से पहले मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में डॉक्टर शालू अग्रवाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ये प्रोफेसर हैं लॉ के, और इनको मैं हमारे कॉलेज के बारे में एक बार बताना चाहूंगा कि हमारा कॉलेज 2007-8 से मतलब चल रहा है एक तरह से। यहाँ पर बीए की क्लासेस हैं, बीएससी है, बीकॉम है, और इसके साथ साथ एमए हिस्ट्री भी यहाँ पर है 2017 से। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 6 टीचर अभी कार्यरत हैं। तो ये जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये हमारा जो अभी जो वर्तमान में एक तरह से जो प्रयास चल रहा है भारत सरकार का, आजादी का अमृत महोत्सव, तो उसके अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो विशेष सहयोग दिया है हमारे कॉलेज की लीगल लिटरेसी इसके इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप कुंडू जी हैं। उन्होंने काफी इसमें हमारा सहयोग किया इस प्रोग्राम को आयोजित करने में। और हमारा जो इतिहास विभाग के जो टीचर हैं, तो ये एक छोटा सा हमारा एक छोटा सा बाइक या फिर एक छोटा सा राइट अप तरह से। और इस कार्यक्रम में मैं हमारे आज के जो मुख्य गेस्ट हैं या फिर मुख्य जो अतिथि हैं या जो मुख्य वक्ता हैं आज के एक्सटेंशन लेक्चर के, डॉक्टर शालू अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर शालू अग्रवाल जी बीए ऑनर्स और एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पास की थी। मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा कि मैंने भी मैडम प्रधान से एमए किया था 2002 से 4 तक, और इसके बाद फिर डॉक्टर शालू अग्रवाल जी ने एलएलएम और पीएचडी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से की है। और इसके बाद 2001 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था पार्ट टाइम। और फिर 2006 में इनकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में वहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गई थी, और आज वहीं पे ये कार्यरत है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो एक्सटेंशन लेक्चर हैं जो कॉन्फ्रेंसेस में ये अपने व्याख्यान दे चुकी हैं, और बहुत सारे रिनाउंड जर्नल नेशनल इंटरनेशनल फेम के उनमें इनके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं आज हमारे बीच में डॉक्टर शालू अग्रवाल जी का पधारने पर और हमारा छोटे से वदने की प्रिया या फिर छोटे से कॉल पे इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया, उसके लिए मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। और हमारे प्रिंसिपल की तरफ से डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी की तरफ से आपको हम इस तरह से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इसी बीच हमारे बीच में प्रोफेसर दलजीत कुमार जी हैं जो लीगल लिटरेसी सेल इसराना से वो भी ज्वाइन करके हैं। तो मैं आज का जो वो है पोस्ट मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो ये आज टॉपिक यानी जो समसामयिक इतिहास है उसमें भी हम देखना चाहते हैं कि जो लॉ का जो एक तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हमारे जो के वक्ता हैं डॉक्टर शालू
वो इसके बारे में हमसे रूबरू होंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैडम डॉक्टर शालू अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विषय के ऊपर हमें लाभान्वित करें, ज्ञान दें थोड़ा बहुत, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर शालू अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना लेक्चर या फिर अपना वक्तव्य शुरू करें। थैंक यू मैम, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने से मैं ये बात को उद्धृत करना चाहूंगा। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thanks a lot. Respected Principal Sir, Dr. Rajkumar Verma ji, Dr. Amardeep, Convener and Head, PG Department of History, Dr. Pradeep Kundu, Co-Convener and in charge Legal Literacy Cell, Professor Diljit Kumar ji, all teaching faculty members, and dear students, I feel privileged to avail this grand opportunity of delivering a special extension lecture in your esteemed college. I express my sincere thanks to respected Principal Sir for giving his requisite approval for the same, and my sincere thanks and special thanks to Dr. Amardeep Singh for his efforts in providing me this platform on this grand occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. With these words, let us start with our topic. See, dear students, I would like to say it's not something like lecture. It's a discussion type. We would like to be acquainted with some concepts of law in historical context. Now I am presenting my screen. Just wait for that, please. ये हो रहा है कि स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है मोस्ट प्रोबेबली? यस, स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी whether slides are visible. Yes, ma'am. Okay, good. Well, so see, try to gain some knowledge of law out of it, because time is very precious and I will also stick to my time. Now see, our topic is development of law in post-independence era. Now, first of all, I would like to define law. What is law? Law is a set of rules. Law is a part of conduct. See, law is made out of public opinion. Law is in fact common sense. Law is not anything else. Law क्या है? Common sense है. हमको सबको पता है कि हमें क्या करना है. हमें लेफ्ट साइड पर चलना है. जब हम चलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पर चलना है. Everyone of us knows कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना, हमें किसी की पिटाई नहीं करनी. So this is law. Law is in fact common sense. Now, see, it is very necessary to know law. Law is not only for legal persons. Law is for everyone. उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमें लॉ की नॉलेज हो जाती है, हमारे राइट्स की नॉलेज हो जाती है,
तो क्या होगा, हमारे राइट्स को कोई वायलेट नहीं करेगा. स्ट्रॉन्ग पर्सन विल नॉट वायलेट आवर राइट्स, फिर वो डेयर नहीं करेंगे वायलेट करने का. सिमिलरली इफ वी नो अवर ड्यूटीज, आवर ऑब्लिगेशंस, तो हम उनको अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे और प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं. राइट. अनदर थिंग इज कि राइट्स और ड्यूटीज की नॉलेज से अपने आप कोर्ट में केसेस भी कम होने लगेंगे. इट वुड लीड टू डिक्रीज इन लिटिगेशन. वी कैन बी सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन से बचने का एक बड़ा अच्छा उपाय है कि हमें लीगल नॉलेज हो. लीगल नॉलेज होगी तो वी विल स्पीक लीगली. लीगली मीन्स हर वर्ड को हम केयर से बोलेंगे, ध्यान से करेंगे. So speaking legally is an art. See, we will acquire more self-confidence, more self-control. हमारे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज्यादा हमारा कंट्रोल हो जाएगा अपने ऊपर. जैसे कई बार हम बोलते हैं कि गुस्से में आके हमने दूसरे को चांटा लगा दिया. We will not do like this. We will control ourselves. We will not take law into our own hands. अपने आप को प्रूव करने के लिए, चाहे वो कहीं भी प्रूव करना हो, चाहे हमने अपने वाइस चांसलर के आगे प्रूव करना हो, चाहे हमने अपने चेयरमैन के आगे प्रूव करना हो, अपनी अथॉरिटी के आगे प्रूव करना हो, तो उसमें हमारे को बेटर अगर हमारे को नॉलेज है हमारे राइट्स की, हमारे ड्यूटीज की, तो हम अपने आप को अच्छी तरह से प्रूव कर पाएंगे कहीं भी, नॉट ओनली इन कोर्ट्स, एवरीवेयर. सो ये फायदे हैं अगर हमें लॉ के बारे में नॉलेज होती है. तो लॉ मीन्स बेसिकली, लॉ से हम क्या लेते हैं, राइट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज. लॉ गिव्स अस राइट्स. नाउ हियर वी टॉक ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. आप में से कईयों को पता भी होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन 10th December 1948. See, it has 30 articles. बड़ी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. It is a historic event. It is one of the greatest achievements of the United Nations. It was adopted on 10th December 1948. इसी दिन हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे. हर जगह पर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है. Now, see, it is the mind. ये वो माइंड है from which all other conventions have come. इस माइंड से आया है सब कुछ. जितने भी हम राइट्स की बात करते हैं, they have come out of Universal Declaration of Human Rights. हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में जहां भी 1948 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट्स को अडॉप्ट किया ड्यू टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी आती है कि आजादी के बाद हमने क्या किया. हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हमारी क्या है, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने बनाया अपना लॉ, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ, इट इज द ग्रैंड नॉर्म. ऑल अदर लॉज have come out of the constitution. It is the biggest written constitution of the world. The whole structure of the government, the whole structure of the legislature, judiciary is provided in the constitution. The preamble of the constitution, see, constitution is the basic law. हमारे सारे laws जो निकले हैं वो कहां से निकले हैं, constitution से निकले. Constitution is the basic law. It is the biggest of the world. बहुत बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. सारा हमने स्ट्रक्चर इसमें प्रोवाइड किया. Our preamble of the constitution is the key to open the mind of the makers of the constitution. Now this is the preamble. See, now we the people of India, having solemnly resolved, you people must be knowing it, to constitute India into a sovereign socialist सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और फिर हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, वी वांट टू गिव जस्टिस.
जस्टिस तो हर एक को चाहिए। हमारे साथ जरा सा इंजस्टिस हो जाता है, हम घर में हमारे बच्चे कहते हैं भाई देखो उसने ये किया था तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो जस्टिस इज द नीड ऑफ एवरीवन। लिबर्टी के बिना आज हमारे को कोई पिंजरे में कैद कर देता है, कोई कहीं पर हमारे को कैद कर देता है ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, वी कैन नॉट लिव। लिबर्टी इज मस्ट। इक्वलिटी इज मस्ट। अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इक्वली हमारा जो है कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा तो हम कैसे वर्क करेंगे, फिर हम वहां पर काम भी नहीं कर सकते। सो इक्वलिटी इज मस्ट। फ्रेटर्निटी इज टीम स्पिरिट में मिलकर ही हमें काम करना पड़ता है। सी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज डेवलप्ड आउट ऑफ फ्रेटर्निटी। सो दीज आर अवर एम्स, अवर गोल्स which the preamble proclaims, which the preamble declares. Now see, preamble uses the words we the people of India. We the people of India. People के पास पावर है अल्टीमेट, सॉवरन के पास पावर नहीं है। पहले क्या होता था, सॉवरन के पास पावर होती थी, जो सॉवरन कहता था वो ठीक है। और हमने क्या कह दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा तो डेमोक्रेसी है, हमारी डिक्टेटरशिप तो है नहीं, हमारे रिपब्लिक है, राइट? So it is the rule of the people. Now what are the aims and objects of the preamble? क्या aims है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? They are laid down in the preamble. हमारे क्या 4 objectives हैं? Justice, liberty, equality and fraternity. और ये कहने वाले आइडियाज नहीं है खाली, इनको हम अपनी लाइफ में पग पग पर देखते हैं। See, we want justice everywhere. लिबर्टी हमें चाहिए, हम 1 मिनट के लिए कैद में नहीं रह सकते। हम हमारी फ्रीडम अगर बंद हो जाए, अगर कोई हमारे बोलने की फ्रीडम रुक गई, कोई हमारी किसी भी तरह की फ्रीडम रुक गई, तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। इक्वेलिटी होनी चाहिए। हम कहते हैं क्यों नहीं इक्वेलिटी, क्यों, जब वो भी तो उसके साथ है तो मेरे साथ भी ऐसे होना चाहिए। सो इक्वेलिटी। फ्रेटर्निटी इज टीम स्पिरिट। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लॉज, ऑल द लॉज। इन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने क्या किया, इन ऑब्जेक्ट्स को हम अचीव कर सकें, इसके लिए हमने फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन एम्स को लाने के लिए वी हैव इनकॉर्पोरेटेड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कईयों में से आपको पता भी होगा। सी, अब ह्यूमन राइट्स जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं आया, बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस ह्यूमन राइट्स। बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स हमारे को मिले हुए हैं, हालांकि ह्यूमन राइट्स एज सच वर्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज हुआ, फंडामेंटल राइट्स। सो सेम थिंग है, ह्यूमन राइट्स आर जो ह्यूमन को मिलने चाहिए एज ए ह्यूमन। सी, दीज आर अवेलेबल टू एवरीवन, जिसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स। बेसिक भी वही चीज है जो ह्यूमैनिटी को, ह्यूमंस को मिलने चाहिए। सो वी हैव गिवन ह्यूमन राइट्स इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नाउ आई विल टॉक हियर अबाउट 3 फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर द बेसिक थिंग्स। जब हम इनके बारे में हमारी नॉलेज हो गई ना, तो हमारे को आधी लॉ की नॉलेज हो जाती है। These are very basic articles. Articles 14 to 18 providing for right to equality. Article 19 providing for right to freedom of speech and expression, right to move freely throughout India. और कई सारे राइट्स इसमें प्रोवाइडेड हैं। Article 21 is right to life. These 3 articles are the gist of our rights. जितने हमारे को राइट्स है, जितने हम कोर्ट में जाते हैं, हम केस करते हैं, जो हमारा राइट वायलेट कर दिया गवर्नमेंट ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने, तो हम क्या करते हैं, उसमें इन्हीं राइट्स को इन्वॉक करते हैं। और ये तीनों जो है वो दे आर इंटरलिंक्ड, 14, 19 and 21. Equality, speech and expression. We have the right to freedom of speech and expression, right to life. See, Article 14. Article 14 में क्या प्रोवाइडेड है? The state shall not deny to any person equality before law
or equal protection of laws within the territory of India. Equality before law. Everyone is equal before the law. लॉ की प्रोटेक्शन सभी को मिलेगी, किसी एक को नहीं मिलेगी. कोई स्पेशल नहीं है. कोई कहे कि मैं स्पेशल हूँ, आई एम द सी हेड ऑफ दिस कंट्री, और सी आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री, आई एम स्पेशल. नो वन इज स्पेशल. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और ये जो है प्रिंसिपल हमारी आम लाइफ में काम आने वाला है. Equals must be treated equally, right? There is no special privilege in favor of any individual. This article applies to all persons. सबके लिए है ये, चाहे वो सिटीजन्स हैं चाहे नहीं है. कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स पर एप्लीकेबल हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं चाहे फॉरेनर हो चाहे कोई हो, इक्वालिटी तो सबको चाहिए. So it is applicable to all. Article 15 is also there in Article 14. Article 15 says, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex. किसी भी ग्राउंड पे जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. पर फर्दर एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? That nothing shall prevent the state from making special provisions for women and children. So special provisions can be made for the weaker sections of the society, for women, for children. That is specifically provided in Article 15(3). Specific जो है वो इसमें exception provide की गई है. Because we say equality is equals should be treated equally. Non-equals should not be treated equally. Equals means एक क्लास के जो है persons, right? Equals must be treated equally. So equality among equals only. Non-equals में तो equality हो ही नहीं सकती. अगर हम एक बच्चे में, एक बूढ़े में, एक जवान व्यक्ति में equality कहें कि भी सारे equal हैं, that is not possible. So equality among equals only, right? Now we come to Article 19. Article 19(1)(a). Article 19(1)(a) talks of freedom of speech and expression. This is very important, right? See, हम लोग एक बार देखें, कभी घर में ना कई बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. कई बार मैंने तो किया भाई. हम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि बिल्कुल चुप रह के देखो, बिल्कुल चुप हो जाओ for 1 hour, for 2 hours, for 3 hours. उसमें हमारे को लगेगा कि हमारी स्पीच ही खत्म हो गई, हमारी एक्सप्रेशन की पावर ही खत्म हो गई. So speech is something which is very important. बिना बोले, बिना अपने आप को एक्सप्रेस किए जो पर्सन है वो पशु की तरह हो जाता है. So Article 19(1)(a) is very important. See, everyone must have the right to speech, must have the right to express. मुझे गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म, किसी की भी क्रिटिसिज्म करने का भी राइट है ना? किसी की भी क्रिटिसिज्म मैं चाहूँ तो मैं आई कैन डू. फेयर क्रिटिसिज्म कैन बी डन, राइट? So freedom of speech and expression, subject to reasonable restrictions imposed under Article 19(2). पर इसके कुछ restrictions हैं. Restrictions जो है वो Article 19(2) में provided है. In public welfare, my speech can be restricted. Expression, I can express myself. मैंने कोई पोस्टर बनाया, पोस्टर के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस किया, या फिर रेडियो पे मैंने कोई प्रोग्राम दिया, राइट? In this way I am expressing my views. क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, we can express ourselves. Although freedom of press is not mentioned anywhere. अब यहाँ कहीं freedom of press mentioned नहीं है, पर freedom of press is also included in freedom of speech and expression. क्योंकि see, newspapers are very important for us. Newspapers के बिना हम नहीं रह सकते. Freedom of press is must. So, meaning thereby these articles. Now we come to Article 21. Article 21 is right to life. Very important article. Article 21 is the heart of fundamental rights. The Constitution gives us right to life. See, क्या इसमें लिखा हुआ है? राइट टू लाइफ जो है बड़ा छोटा सा वर्ड है, लाइफ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
No one shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. किसी को किसी की लाइफ नहीं ली जा सकती, किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती except according to procedure established by law. It can be only in accordance with the procedure established by law. Well, now see, is contribution of the Supreme Court in legal development, क्या कंट्रीब्यूशन रहा? देखिए ये आर्टिकल है, किसी की लाइफ नहीं ली जा सकती, पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती, लॉ प्रोसीजर बनाएगा तब ली जा सकती है, नॉट अदरवाइज। फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस हम लेते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, तो लॉ ने उसका प्रोसीजर बना रखा है, तब उसकी लाइफ हम लेते हैं, अदरवाइज नो वंस लाइफ कैन बी टेकन। नाउ सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन लीगल डेवलपमेंट। लीगल डेवलपमेंट, लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा? दैट इज थ्रू द कोर्ट्स, थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। See, in the landmark case of, this is the most important case. अगर हमें इस केस के बारे में पता चलता है तो हमारा आधा लॉ जो है वो क्लियर हो जाता है, तो हमारे आधे राइट्स की नॉलेज क्लियर हो जाती है, सारा जो है हाफ ऑफ द लॉ इज कवर्ड। द लैंडमार्क केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 597। अब ये AIR की साइटेशन ऐसे होती है, इसी तरह से केस फाइल होते हैं, केस जो है वो AIR में रिपोर्टेड होते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्टर। यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल है लॉ का, AIR कोर्ट में पड़ी होती है। जैसे हमने कोई ढूंढनी भी हो तो 78 की हमने निकाली, 78 की निकाल के सुप्रीम कोर्ट की निकालनी है, और उसमें हमारा ये पेज नंबर है, हमने कोई भी केस देखना है तो हम ऐसे सर्च आउट कर लेते हैं। आजकल तो खैर इंटरनेट पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। Now what happened in this case? In this case, petitioner was मेनका गांधी। मेनका गांधी का क्या था कि पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गवर्नमेंट ने, और उसको कहा कि भी बाहर नहीं जाना, यू कैन नॉट गो आउटसाइड द कंट्री, योर पासपोर्ट इज इम्पाउंडेड। और उसको इसके लिए कोई रीजन नहीं बताया गया, कोई ये नहीं हुआ कि उसको कहें कि भी आके बताओ इसकी भी क्या, इसमें आपकी पोजीशन क्या है, अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ भी उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। नाउ शी फाइल्ड दिस पिटीशन चैलेंजिंग द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, राइट, या फिर रिट फाइल हो जाती है हाई कोर्ट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शी फाइल्ड ए रिट इन द सुप्रीम कोर्ट कि मेरा राइट वायलेट हो गया, आई वांट टू गो अब्रॉड एंड दे आर प्रोहिबिटिंग मी। नाउ सी, हर केस में क्या होता है बेटा, देखिए फैक्ट्स ऑफ द केस, देन जजमेंट ऑफ द केस। अब सी द कोर्ट ने इसमें छोटा सा वर्ड है एक लाइफ, जो आर्टिकल 21 में आया है, और कोर्ट ने इसको इतना वाइडर कर दिया है, आज तक कोर्ट इसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन दे रहा है। लाइफ इज नॉट ओनली मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस। ये नहीं कि हम पशु की तरह जीते रहे, पशु की तरह एनिमल लाइफ नहीं हमें चाहिए। तो लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ डज नॉट मीन merely animal existence. Its scope is wide, very wide. जस्टिस भगवती, सी जब हम लॉ की बात करते हैं, कोर्ट्स की बात करते हैं, तो जस्टिस भगवती का नाम होता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन्होंने लॉ की जो डेवलपमेंट की है 75, 78, 80s के ईरा में, वो आज तक चल रही है। जस्टिस भगवती ने यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया, दैट
right to life includes the right to live with human dignity. Right to life includes the right to live with human dignity. So this is very important. Right to live with human dignity. मेरी लाइफ, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमारे लोगों की लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिविंग विद डिग्निटी. इट शुड नॉट बी एनिमल एग्जिस्टेंस. सो this is the interpretation. Judgment of the case is very important. Right to life includes right to live with human dignity. और साथ ही कोर्ट ने दूसरी चीज जो कही इसमें कि जो प्रोसीजर लॉ बनाए लाइफ को लेने के लिए या पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन करने के लिए, वो प्रोसीजर शुड बी जस्ट, फेयर एंड reasonable. The procedure must be just, fair and reasonable. Arbitrary procedure नहीं. ये नहीं कि लॉ ने जो मर्जी कह दिया कि भाई ठीक है, भाई किसी का भी पासपोर्ट इम्पाउंड हो सकता है, ठीक है. कोई प्रोसीजर ही प्रोवाइडेड नहीं था, कोई नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया. कम से कम अगले को सुनो तो सही, अगले की सुनवाई तो हो कहीं ना कहीं. So it was arbitrary procedure. Court says कि किसी की भी लाइफ नहीं ली जा सकती, किसी की भी पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती. प्रोसीजर वर्ड को कोर्ट ने वाइडन कर दिया, कहा कि इट इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, नॉट आर्बिट्रेरी प्रोसीजर. सो इट हैज टू बी, इट मस्ट बी रीजनेबल प्रोसीजर. रीजनेबलनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो आ गई. रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, दूसरे को अपॉर्चुनिटी दो कि उसकी हियरिंग हो. सो ऑनरेबल जस्टिस भगवती ऑब्जर्व्ड कि यहाँ मेनका गांधी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उसको सुना नहीं गया, उसको बस इमीडिएटली ऑर्डर पास कर दिया, उसको कोई रीजन ही प्रोवाइड नहीं किया गया, ना उसको सुना गया. सो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड. नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि भी अगले की सुनवाई हो. दैट वाज नॉट डन. So, two things are laid down. Number one, right to live with human dignity. Right to life means right to live with human dignity. Number two, procedure must be just, fair and reasonable. It should not be arbitrary. Right? So, now here we come to the era of 2021 में हम लोग आ गए. तो वही लॉ चल रहा है 78 वाला. लीगल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसी में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी. तो वही चीज आज भी चल रही है. कोर्ट ने क्या किया, इस छोटे से वर्ड लाइफ को कहा कि भाई डिग्निटी होनी चाहिए, पर्सन की डिग्निटी, और इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया. 80s में, 90s में, 2000 के बाद जितना भी केस लॉ आज तक आ रहा है उसमें कोर्ट जो है सब लोगों को राइट्स देता चला जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन भी लोगों को है, राइट टू प्राइवेसी भी. अभी प्राइवेसी वाली पीछे भी जजमेंट आई थी कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. क्यों, मेरी प्राइवेसी भी मेंटेन रहनी चाहिए. राइट? सो राइट टू बी लेट अलोन, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट राइट. डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत है. राइट टू हेल्थ, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लाइवलीहुड. सो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो है इसमें पूरी जुडिशियल एक्टिविज्म की है और राइट्स जूरिस्प्रूडेंस जो पूरा बना दिया है, आज तक चल रहा है. आज तक सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूडिंग गिविंग वेरियस राइट्स टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. राइट? इवन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा राइट टू स्लीप इज ऑल्सो देयर विद द पीपल.
तो रात को भी ज्यादा नॉइज वगैरह ये करने का कोई राइट नहीं है किसी का बनता कि हॉर्न बजाता रहे कोई रात को. सो इन दिस वे वेरियस राइट्स हैव बीन गिवन अंडर द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ आर्टिकल 20 एंड दिस इज कंटिन्यूइंग टिल डेट. ट्रिपल तलाक पीछे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो भी क्यों? बिकॉज दैट इज वायलेटिव ऑफ लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी. डिग्निटी उसमें खत्म हो गई वुमन की, फिर ट्रिपल तलाक दे के कभी भी तलाक दे दो. सो एवरीथिंग इज कमिंग अंडर आर्टिकल 21. हर राइट जो है आज तक मेनका गांधी से लेके कोर्ट इसमें इंक्लूड कर रहा है. छोटे से वर्ड लाइफ में, लाइफ वर्ड को एक्सपेंड किया. अनदर थिंग इज फंडामेंटल ड्यूटीज. देखिए राइट्स और ड्यूटीज का कोरिलेशन है. अगर हमने राइट्स को अचीव करना है तो ड्यूटीज को भी फॉलो करना पड़ेगा. अब यहाँ क्या था कि लीगल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो लीगल डेवलपमेंट होती है, एक तो जुडिशरी से होती है, दूसरी अमेंडमेंट से होती है. लॉ को अगर हमने अमेंड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट हो गई, तो लीगल डेवलपमेंट हो गई. सो लीगल डेवलपमेंट का एक साधन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब इसमें क्या था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में तो मेंशन है कि हर एक की फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम थी? कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज आई नहीं कहीं पे. जब शुरू में बना तो फंडामेंटल राइट्स तो हमने दे दिए, ड्यूटीज की बात जो वो रह गई. तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि हमने ड्यूटीज को प्रेफरेंस नहीं दी, राइट्स को प्रेफरेंस. आज हर व्यक्ति कहता है मेरा राइट है, पर ये कोई नहीं देखता कि हमारी ड्यूटी भी तो साथ में चल रही है, ड्यूटी फॉलो हो रही है या नहीं. अगर मेरा राइट है तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी है, राइट. और अगर मेरे राइट को, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा राइट वायलेट ना हो, तो मुझे दूसरे पर्सन का भी राइट वायलेट नहीं करना. जो दूसरे पर्सन का राइट है वो मेरी ड्यूटी है, और जो मेरा राइट है वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी है. इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज इग्नोर हो गई. तो बाद में हमारे को लगा कि ये गलती हो गई, तो हमने इसको रेक्टिफाई किया और 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आया इन 1976, which inserted Part 4A of fundamental duties, right? So 42nd अमेंडमेंट करके हमने 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया. आर्टिकल 51A of the Constitution was added. इसकी हमने एडिशन कर दी. और इसमें शेल वर्ड देखिए, लॉ में बड़ी चीजें आती हैं, मे, शेल. मे का मतलब है डिस्क्रिशन और शेल का हो गया मैंडेटरी. इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रमोट हार्मनी. सी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, एक लिस्ट दे रखी है. टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, सी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, एंड सी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस. आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए देखिए जो ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की तरफ बढ़े. हम हर जगह पे, हर स्फीयर में अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और डिग्निटी ऑफ वुमेन को मेंटेन करें, और आपस में जो है कॉमन ब्रदरहुड को इंपॉर्टेंस दें, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम अबाइड बाय करें. सच टाइप ऑफ, सी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए. देखिए, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हम अपनी जो है एनालिसिस पावर को बढ़ाएं, रीजनिंग पावर को बढ़ाएं, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाएं. सो ऑल दीज ड्यूटीज, so let us go towards excellence everywhere. Now see, I would like to conclude. See, जैसे हमारा आजादी का अमृत महोत्सव ये है, और डॉक्टर अमरदीप ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. आई एम वेरी हैप्पी टू फाइंड कि इतने अच्छे उस पे प्रोग्राम पे आई हैव बीन एबल टू टॉक टू यू. सी, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हमारा जो कंक्लूजन क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बेसिक लॉ हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ग्रैंड नॉर्म, द बेसिक लॉ. और बहुत हमने अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कई कंट्रीज से, बहुत सारी कंट्रीज से लेके बनाया, बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया. और हमने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए. अगर मान लो वायलेट कर दिया किसी ने मेरा राइट, फंडामेंटल राइट, तो मैं कहाँ जाऊं? तो जुडिशरी जो है
वो आई इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही लोगों के राइट्स को इंपॉर्टेंस दी, लोगों के राइट्स को प्रमोट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। सो जुडिशरी हैज मेड द फंडामेंटल राइट्स मीनिंगफुल फॉर आवर पीपल। सबके लिए राइट जो है वो सिर्फ एक ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शोभा दे रहा है, नो, कॉन्स्टिट्यूशन में शोभा तो वो दे ही रहा है, साथ ही जुडिशरी ने उसको सब वीकर सेक्शंस के लिए एक लिविंग रियलिटी बना दिया, एक रियलिटी बन गया थ्रू मेनका गांधी टिल डेट जो है इसकी जो डेवलपमेंट हुई है लॉ की। सी एवरीथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड इन द वर्ड लाइफ, हर राइट हमारा उसमें आ रहा है और कोर्ट जो है राइट्स को बढ़ा रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट, राइट। और लोगों के लिए रियलिटी बना रहा है। जैसे कोर्ट ने कहा कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए मजदूरों को, राइट। कस्टोडियल वायलेंस नहीं होनी चाहिए, पहले क्या मार पिटाई करके कोई भी कुछ भी कर दे, दैट शुड नॉट बी देयर। तो विमेन का भी जैसे मैंने आपको बताया ट्रिपल तलाक का था तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो है जो हमारी सोसाइटी में रॉन्ग थी उनको जो दूर किया वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और फंडामेंटल राइट्स को जब गवर्नमेंट भी वायलेट करती है, स्टेट वायलेट करती है, उन चीजों को दूर किया फॉर ऑल सेक्शंस। चिल्ड्रन के लिए भी अब इंडस्ट्रीज में क्या करते थे, चिल्ड्रन को लगा देते थे हैजर्डस में। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जहां उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती थी कई तरह की, तो वो बैन हो गया कि वो नहीं करना। और पोल्यूशन को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनडिस्क्राइबेबल काम किया है। पोल्यूशन के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कहा कि अपना प्लांट्स लगाओ ताकि भी साफ सफाई रहे। ये थोड़ी ना कि आसपास का एटमोस्फेयर खराब करना है, लोगों का भी तो राइट बनता है। तो राइट टू हेल्थ, आज के कोविड के जमाने में राइट टू हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को राइट टू हेल्थ है कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करें, उनको जो देखें करें। तो ये सब चीजें जो है सब कुछ हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सो इन द एंड आई मस्ट से कि आजादी जब हम मना रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों कोरिलेटेड हैं। अगर हमने ड्यूटी को फॉलो नहीं किया तो राइट्स खत्म हो जाएंगे, हमारे भी राइट्स खत्म हो जाते हैं जब हम अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करते। क्योंकि दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका भी तो राइट है, उसका राइट है वो मेरी ड्यूटी है, और जो मेरा राइट है वो उसकी ड्यूटी है। तो हर एक को अपनी ड्यूटीज का अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉलो करना तो ऑब्वियसली सी वी कैन गो टुवर्ड्स द रियल फ्रीडम इन आवर लाइव्स। Well, so this is all which we have talked of. See, I would like to just take 1 or 2 minutes of you. So, इसमें जो most important thing है that is Universal Declaration of Human Rights at the international level. वहीं से हमने Constitution में fundamental rights ले लिए। Constitution हमारा basic law है और preamble में हमने mention कर दिए कुछ points। Fundamental rights में सबसे ज्यादा important है Articles 14, 19 and 21. राइट, इक्वेलिटी हमारे को सबको है, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ फॉर एवरीवन, राइट। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी तरह हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, लाइफ का छोटा सा वर्ड जो एक्सपेंड हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस केस में मेनका गांधी में कि सी केस की साइटेशन हमेशा ऐसे ही चलती है, पूरी साइटेशन देनी होती है। ये नहीं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, साथ में AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 597 इन दिस वे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कटली मेंशन कर दिया राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो जो कुछ भी डिग्निटी के खिलाफ है दैट इज ए वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सारे राइट्स इसमें इंक्लूड कर दिए टिल डेट। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बाद में इंकॉर्पोरेट कर दी। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम ना इग्नोर करें और हमारे जो राइट्स और ड्यूटीज है दोनों का इंटर रिलेशनशिप है, उसके बिना एक को अचीव नहीं कर सकते हम। ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे तो राइट्स नहीं मिल सकते, राइट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ड्यूटीज नहीं मिल सकती। सो इन दिस वे वी हैव टू act upon and go towards the real freedom in our lives also. Thank you. Thanks a lot for patient hearing. Just wait. थैंक यू डॉक्टर सालू अग्रवाल जी, बड़ा ही अच्छा आपने मतलब लॉ के बारे में एक बड़ा ही अच्छा वो हमें ज्ञान दिया। और जिस तरह से आज का जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि जो प्रेजेंट डे में मतलब जब आदमी की हर प्रकार से अहमियत है
तो उसकी अहमियत के पीछे जो रीजन है, खासकर अगर हम जो आर्टिकल 14 से 18 की बात करें, फिर या 19 और 21 की बात करते हैं, तो एक तरह से मतलब यही वो आर्टिकल अगर जो आज़ादी से पहले नहीं थे और आज़ादी के बाद हैं। आज़ादी से पहले नहीं थे इसलिए शायद जो हमारे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इन बातों का ध्यान में रखा तरह के आर्टिकल डाले ताकि हर व्यक्ति मात्र का जीवन महत्वपूर्ण हो। और उसके बाद आपने जिस तरह से प्रकाश डाला जी भगवती, न्यायाधीश भगवती के बारे में, कि जिस तरह से लाइफ का जो मीनिंग था उसके उन्होंने एक तरह से एक्सपेंड किया, वो एक वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य है। और एक कह सकते हैं कि आधुनिक नींव डालने वाला एक तरह से ये बिल्कुल जजमेंट रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे स्पीकर से विद्यार्थी, हमारे जो प्राध्यापक गण साथी हैं, जिनमें डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सबिन जी इतिहास से हमारे यहाँ पे इतिहास में हैं, डॉक्टर अजय कुमार इतिहास में हैं, तो ये साथी हैं और हमारे काफी लोग विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके अपना प्रश्न पूछें जो आपको ठीक लगता है, और उसके बाद फिर हम इसका जवाब देंगे। अगर कोई आपकी फीडबैक है, कोई टिप्पणी है, तो आप दे सकते हैं प्लीज। या हमारा कोई साथी प्राध्यापक या कोई विद्यार्थी अपने विचार इस बारे में कोई रखना चाहता हो, वो भी रख सकता है। हेलो, डॉक्टर अमरदीप जी नमस्कार। हाँ सर, हाँ सर नमस्कार सुरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, मैं अग्रवाल मैडम जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर बिल्कुल। मैम, जैसे कि आपने लाइफ को बड़ा अच्छी तरह से डिफाइन किया कि लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, तो मैम कॉमन मैन के लिए ह्यूमन डिग्निटी हर जगह पर डिस्ट्रॉय हो रही है। मैम, कॉमन मैन को कहीं पर भी जाइए, एवरीवेयर ही इज लूजिंग हिज ह्यूमन डिग्निटी। और हम ये कहें कि ये शब्द कहीं ना कहीं संविधान में ही अच्छे लग रहे हैं मैम, साधारण व्यक्ति को, या हम भी कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी को लूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लूज करवाने के लिए या दूसरे व्यक्ति वायलेट करते हैं हमारी डिग्निटी को। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? यस सर, डॉक्टर सुरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इनफैक्ट डिग्निटी जो है ना, जो ये राइट्स हमारे को मिले हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। दीज आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन पर्टिकुलर उसमें मेंशन्ड है। तो इसमें जो है स्टेट में आ जाता है, हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमारी पब्लिक अथॉरिटीज आ गई, कोई जैसे गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह ले रहे हैं, वो वाली अथॉरिटीज कवर अप हो गई। तो इसमें ज्यादातर वही वाली अथॉरिटीज आती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया, पर स्टेट की वाइडर डेफिनेशन में जो हम कहते हैं कि हमारे राइट्स वायलेट हुए, डिग्निटी वायलेट हुई, तो डिग्निटी अगेंस्ट द स्टेट। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई पब्लिक ऑफिशियल हमारी डिग्निटी को वायलेट करता है, देन वी कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट। अब तो पीआईएल भी है, पीआईएल में बहुत सारे लोग केस फाइल कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कॉन्सेप्ट आ गई, या फिर हम भी जा सकते हैं, हम फाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आर्टिकल 32 में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 में हम रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जिसका बड़ा जल्दी निपटारा हो जाता है रिट पिटिशंस का, और बड़ा अच्छी तरह से डील होती है। तो अब इसमें ये कि डिग्निटी जो है हर व्यक्ति के अगेंस्ट हमारे को नहीं मिली हुई, क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति मेरी डिग्निटी को वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द पब्लिक अथॉरिटीज। आपस में डिग्निटी तो हमने आपस की ही जो हमारी जो बनती है एक दूसरे के प्रति ड्यूटी,
उसी में मेरा ख्याल है कि मेंटेन हो सकता है, नॉट अदरवाइज। इसमें क्या है कि थोड़ा जो है हर एक व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज में ये राइट्स की बात तो हम करते हैं, सारे ही कर रहे हैं, पर इसमें थोड़ा सा ड्यूटीज को भी अगर हम अपने साथ लेकर चलें तो शायद सबकी डिग्निटी इसमें अच्छे से मेंटेन हो सकती है। थैंक यू मैम फॉर क्लैरिफिकेशन। थैंक्स डॉक्टर सुरेंद्र। और कोई हमारे साथी अगर कोई या विद्यार्थी कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो शायद मैम और कोई अभी कोई है नहीं प्रश्न। शायद आपने लेक्चर इतना साधारण भाषा में और बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड दिया, तो शायद सबकी जो क्वेरीज होंगी वो बिल्कुल एक तरह से थैंक यू सर हुई। तो महाविद्यालय की तरफ से मैं पुनः और हमारा जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे प्राचार्य और प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी और डॉक्टर प्रदीप कुंडू लीगल लिटरेसी सेल की तरफ से पूरे महाविद्यालय और विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ कि आपने इतना महत्वपूर्ण ज्ञान और तथ्यों सहित हमें दिया, और एक तरह से आज के मानव के लिए मतलब एटलीस्ट ये तो हो कि वो अपने अधिकारों के बारे में जानता हो, और इसके साथ साथ आपने जिस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज की जो विषय मतलब एक तरह से आवश्यकता के बारे में जो जोर दिया है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अधिकतर अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात भूल जाते हैं, और कर्तव्य भी जरूरी हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं हमारे महाविद्यालय की तरफ से आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैम, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। और थैंक यू सर। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। Dr. Amardeep. We are very thankful to you. On behalf of Kurukshetra University, I again pay my sincere thanks to you. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am.